Hello everyone, welcome in my YouTube channel Deepthi Tutorials. Students, in this video we will discuss the chapter 4, A Truly Beautiful Mind of class 9th English book Beehive, and this chapter is on Albert Einstein. Albert Einstein was a genius physicist. He developed the special and general theory of relativity, and he also won the Nobel Prize for Physics. So in this chapter we learn about his early life, his education. So let's start the chapter. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seems much too long. देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कहाँ हुआ था? 14 मार्च 1879 को एक जर्मन सिटी है अल्म, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और स्टार्टिंग में ये बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं दिखते थे कि बहुत ज़्यादा कुछ आगे चल के इतने नाम कमाएंगे, इतना प्रसिद्ध होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत एवरेज थे। और इनकी मदर को ये क्या लगते थे? फ्रीक क्यों लगते थे? क्योंकि इनकी जो एक्टिविटीज़ थी उस टाइम पे इनकी उम्र के जो बच्चे थे उनसे डिफरेंट थी। वो जैसा इनकी उम्र के उस टाइम के बच्चों को करना चाहिए वो ऐसी हरकतें ये ना करके कोई डिफरेंट करते थे, इसीलिए इनकी माँ को ये क्या लगते थे? फ्रीक लगते थे। और दूसरा, इनका जो सर था वो नॉर्मल जैसे बच्चों का सर होता है उससे थोड़ा बड़ा था। At the age of 2.5, Einstein still was not talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. 2.5 साल की उम्र तक अल्बर्ट आइंस्टाइन को बोलना नहीं आता था, और जब वो बोलना सीखे भी तो वो एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते थे। जैसे कि खाना खाना है, खाना खाना है, जाना है जाना है, तो एक ही शब्द को वो ट्वाइसली रिपीट करते थे। Einstein did not know what he to do with other children, and his playmates called him brother boring. So the youngster played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maza, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" अब देखिए, जो आइंस्टाइन थे इनको खेलने कूदने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जैसे कि छोटे बच्चों को होता है ना कि अपने बराबर के बच्चों को देख के वो खेलने कूदने एक्साइट होते हैं, तो ऐसा कुछ भी आइंस्टाइन के साथ नहीं था। हाँ, उनको इंटरेस्ट किस में था? जो टॉयज़ होते हैं उनको उलट पलट के देखना, उसमें क्या है, क्या कैसी उनकी बनावट है, ये सब करना उनको बहुत अच्छा लगता था। फिर जब उनकी छोटी सिस्टर हुई जिसका नाम क्या था? माजा, तो जो उसको भी वो क्या सोच रहे थे कि कोई टॉय है, इसीलिए उससे पूछते थे, सबसे पूछते थे इसके व्हील्स कहाँ हैं। उनको वो रियल बच्चा ना लग के उनको टॉय लगता था, और वो सबसे ये पूछते थे कि इसके व्हील्स कहाँ हैं। A headmaster once told his father that what Einstein choose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. एक बार आइंस्टाइन को के फादर को उनके हेडमास्टर ने बुलाया और उनसे क्या कहा कि आपका बेटा चाहे कोई भी प्रोफेशन चुने, वो कुछ भी बने, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं पा सकता। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. ठीक है, तो उसमें आइंस्टाइन ने 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना सीखा क्योंकि उनकी माँ की इच्छा थी कि वो वायलिन बजाना सीखे, और वो बहुत अच्छे वायलिनिस्ट बने। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी थ्रू आउट लाइफ उन्होंने अपनी ये क्वालिटी कि वो एक अच्छे वायलिनिस्ट थे वो मेंटेन करके रखी। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पीपल. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentations and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled that he left the school for good. फिर आइंस्टाइन की जो स्कूलिंग कहाँ स्टार्ट हुई? मुनिक में स्टार्ट हुई, क्योंकि जब वो 15 महीने के थे तब उनके पेरेंट्स अल्म से कहाँ शिफ्ट हो गए थे? मुनिक शिफ्ट हो गए थे, तो उनकी अर्ली स्कूलिंग मुनिक में हुई। वो बहुत अच्छा पढ़ाई करते थे, बहुत अच्छे मार्क्स वगैरह आते थे उनके, लेकिन उनको एक चीज़ पसंद नहीं थी, जो स्कूल के रूल्स रेगुलेशन अनवांटेड रहते थे वो उसको पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने इसी के कारण उनकी कई बार अपने टीचर्स से छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी हुए। तो अंत में आके वो इतना ज़्यादा भर गए, इतना ज़्यादा उससे ऊब गए थे कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो ये स्कूल छोड़ देंगे। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussions, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich.
अब क्या था, जब उनकी पढ़ाई चल रही थी म्यूनिख में, उसी टाइम पे उनके जो पेरेंट्स थे वो कहाँ शिफ्ट हो गए, मिलान में शिफ्ट हो गए। और आइंस्टाइन की पढ़ाई चालू थी, इसी कारण उनको कहाँ छोड़ दिया गया, म्यूनिख में उनके रिलेटिव्स के पास। लेकिन जब उनके काफ़ी डिस्कशन के बाद उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि नाउ द टाइम कि वो अपने बच्चे को पास में बुला लें अपने, तो उन्होंने उनको जब मिलान बुलाया तो आइंस्टाइन जो थे वो बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि जो मिलान है वो म्यूनिख से ज़्यादा लिबरल है, और उनको वहाँ पे कहाँ उनकी एक इच्छा भी थी कि वो जर्मन स्विट्ज़रलैंड स्कूल में पढ़ें, तो वह मिलान में आने के बाद उनकी ये इच्छा भी पूरी हो गई। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and there finishing school he decided to study at a university in Zurich. But science was not only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustaches. अब जब इनकी पढ़ाई इन्होंने अपने मिलान में पूरी कर ली, तो इन्होंने क्या सोचा, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किस में था, फिजिक्स में था, और इनकी बहुत काफ़ी जीनियस थे किस में, मैथमेटिक्स में, बहुत अच्छे से समझते थे, इनको बहुत अच्छी पकड़ थी, और फिजिक्स में इनका इंटरेस्ट था। तो इन्होंने अब क्या सोचा कि अब मैं अपनी पढ़ाई कहाँ पे कंटिन्यू करूँगा, यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ुरिक में। ओके, और यही यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ुरिक में इनका क्या मिला, लेडी लव में मिला, जिसका नाम क्या था, मिलेवा मैरिक। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Maric, whom he found to be a clever creature. This young sub had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. Letters survive in which they put their affections into words, mixing science with the tenderness. अब क्या था, यहाँ पे जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ुरिक में आए तो इनको कौन मिला, मिलेवा मैरिक मिली। और ये मिलेवा मैरिक ने क्यों यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ुरिक ज्वाइन की थी, क्योंकि यही एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे यूरोप में लेडीज़ का पढ़ना अलाउड था या डिग्री लेना अलाउड था, इसीलिए ये यहाँ पे आई थी। और इनमें आइंस्टाइन ने क्या देखा कि उनका जो इंटरेस्ट था, जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट था उसी में मिलेवा का भी इंटरेस्ट था, जिस चीज़ के कारण, इसी फीलिंग्स के कारण ये दोनों करीब आए और इनके बीच में क्या हो गया, प्यार हुआ। अब उस टाइम पे मोबाइल या टेलीफोन्स तो होते नहीं थे कि आप अपनी बात कर लो, तो ये लोग उस टाइम पे ज़्यादातर अगर लोग क्या करते थे, लेटर्स लिखते थे एक दूसरे को। तो आइंस्टाइन ने भी मिलेवा को बहुत सारे लेटर्स लिखे थे और मिलेवा ने भी आइंस्टाइन को लिखे, जिसमें से कुछ लेटर्स आज तक संभाल के रखे गए हैं। ओके, और उसमें उस लेटर्स को पढ़ने के बाद इन दोनों का जो इंटरेस्ट समझ में आता है कि दोनों का इंटरेस्ट सेम था, जिसमें आइंस्टाइन का इंटरेस्ट था उसी में मिलेवा का भी इंटरेस्ट था। और एक लेटर है जो जिसमें आइंस्टाइन ने मिलेवा को प्रपोज किया है, और उसमें प्रपोज करने का तरीका क्या है, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी इट टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। तो उस प्रपोजल लेटर में उन्होंने, आइंस्टाइन ने क्या लिखा है कि मुझे बहुत फ़ख्र होगा, बहुत गर्व होगा, बहुत खुशी होगी जब हम दोनों मिलके अपना जो वर्क है रिलेटिविटी पे उसको साथ में पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant and gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in a patent office in Bern. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. अब इनकी जब कंप्लीट हो गई, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई कब, 1900 पे, और उस टाइम पे इनकी एज क्या थी, 21। तब उस टाइम पे इनकी के पास कोई काम नहीं था, ही वॉज अनएम्प्लॉयड। छोटा मोटा काम कर लेते थे, कभी बच्चों को पढ़ा रहे, ट्यूशन्स ले लेना, ये सब काम वो कर रहे थे, बट उनके पास एक प्रॉपर जॉब नहीं थी। वो जॉब उनको कब मिली, 1902 में मिली, और कहाँ मिली, पेटेंट ऑफिस इन बर्न में मिली, जहाँ पे वो टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह काम कर रहे थे। वहाँ पे उनका काम क्या था, जो लोगों की इन्वेंशंस थी उसको वो एसेस करते थे। तो सिर्फ यही नहीं करते थे, वहाँ पे वो सीक्रेटली अपना काम जो उनका वर्क था रिलेटिविटी पे वो भी वो कर रहे थे, और उसको उन्होंने ओपन नहीं किया था, बहुत सीक्रेट उस पर कर रहे थे। तो वो जिस डोर पे बैठते थे, जिस डेस्क पे बैठते थे, उस डेस्क को वो क्या कहते थे, इट इज़ ए ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, क्योंकि वहाँ पे वो अपने जो भी उनका वर्क था जिसको चुपचाप कर रहे थे, उससे रिलेटेड पेपर्स वगैरह जो भी वो उस पर रखते थे, इसीलिए उसको वो जोकिंगली क्या कहा करते थे, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come
together again after a journey in one if one of them has been moving very fast relative to the others. ओके तो इनका फर्स्ट पेपर जो इनका जो वर्क कर रहे थे, ये जिस पे रिलेटिविटी पे काम कर रहे थे, उसका पहला पेपर इन्होंने 1905 में पब्लिश किया। और वहाँ पे उस पेपर में उन्होंने क्या बताया कि अगर दो जो टाइम है और डिस्टेंस है ये दे आर नॉट एब्सोल्यूट। अगर दो घड़ियाँ जो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम में बिल्कुल एक सा टाइम बता रही हैं और अगर उनको ट्रैवल कराया जाए और उस ट्रैवलिंग में अगर एक घड़ी को दूसरी घड़ी के कंपैरिजन में थोड़ा सा फास्ट ट्रैवल कराया जाए तो वापस जब देखा जाएगा तो वो दोनों घड़ियों का टाइम एक जैसा नहीं होगा। और इसी के बाद उन जो फेमस फार्मूला है वो आया जिसमें किसके बीच में रिलेशन बताया गया है, मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन बताया गया। क्या फार्मूला है वो? E इज इक्वल टू mc², जिसमें से E क्या है? इट इज़ फॉर एनर्जी, m is mass and c is the speed of light. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unrevealing. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva who was 3 years older than her son, was too old for him. She was bothered by Mileva's intelligence also. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. अब देखिए जो मिलेवा मैरिक थी उससे वो प्यार करते थे आइंस्टाइन, तो वो उनसे शादी करना चाहते थे। जस्ट उन्होंने जैसे ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की थी वो वैसे ही शादी करना चाहते थे। बट इस शादी के अगेंस्ट में कौन थी? उनकी मदर थी। उनकी मदर का क्या कहना था कि जो मिलेवा है वो आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी, तो वो उनको लगता था कि वो आइंस्टाइन से बहुत बड़ी हैं। और दूसरा वो किससे बॉदर थी? जो मिलेवा की इंटेलिजेंस थी, उनको लगती थी कि वो बहुत पढ़ाकू टाइप की लड़की है, किताबी कीड़ा। तो वो उनका सोचना ये था आइंस्टाइन की मदर का कि इन लोगों की शादी सक्सेसफुली नहीं चल पाएगी। इसी थॉट के कारण आइंस्टाइन ने अपना जो तुरंत शादी करने का आइडिया था वो भी ड्रॉप कर दिया था। The pair finally married in January 1903 and had 2 sons, but a few years later the marriage faltered. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambitions and bothering an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. अब शादी हो गई, कब हुई? 1903 में दोनों की शादी हो गई। लेकिन देखिए उनके 2 बेटे भी हुए, पर जो मिलेवा थी वो भी पढ़ना चाहती थी। वो आगे अपने कैरियर में वर्कआउट नहीं कर पाई, जो वो सोचती थी अपने लिए भविष्य में कि मैं ऐसा काम करूँगी, वो नहीं कर पाई। वो किसमें घर गृहस्थी में बच्चों में फंस गई, जिस कारण उनको डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन होने के साथ साथ आइंस्टाइन में और मिलेवा में बहुत सारे झगड़े चालू हो गए, आए दिन झगड़े होने लग गए। इसीलिए दोनों ने डिसाइड किया कि अब वो अलग हो जाते हैं और उन्होंने 1919 में तलाक ले लिया। उसी साल आइंस्टाइन ने किससे शादी कर ली? अपनी कज़िन एल्जा से। जिस साल उन्होंने मिलेवा को तलाक दिया उसी साल उन्होंने अपनी कज़िन से एल्जा से शादी भी की। आइंस्टाइन न्यू प्रपोजल चैप्टर coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published the general theory of relativity, which provides a new interpretation of gravity. 1950 में उन्होंने अपना नया पेपर पब्लिश किया जो किससे रिलेटेड था? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने नया पेपर पब्लिश किया जिसने उनको पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट। और जो उस 1990 में सोलर एक्लिप्स हुआ उसने उनके काम को जस्टिफाई भी कर दिया, प्रूव भी कर दिया। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed star would be deflected through the sun's gravitational field। और आइंस्टाइन ने बिल्कुल सही कैलकुलेशन किया था कि जो फिक्स्ड स्टार से जो लाइट आती है वो कैसे जो सन की ग्रेविटी है वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन। और उस टाइम के जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने जो आइंस्टाइन के काम को क्या बोला कि साइंस के फील्ड में नई क्रांति के तौर पे उनके काम को रखा। Einstein receives the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with the honors and invitations from all over the world and lauded by the press. अब उनका नाम क्योंकि काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे, अखबारों में उनका नाम आना, काफ़ी प्रसिद्धि हुई उनकी और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला उनके वर्क के लिए। कब? 1921 में। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrates to the United States. जब उन्होंने देखा कि नाजीज़ कहाँ पे आ गए जर्मनी में, कब डेवलप पावर में आए? 1933 में। तो
आइंस्टाइन वहाँ से मूव करके कहाँ चले गए, यूनाइटेड स्टेट में चले आए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from Precision, just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939. अपने एक, क्योंकि उस नाजी पावर में आ गए थे तो वो उनका मेन कंसर्न क्या था, वो एटॉमिक बम बनाना चाहते थे। तो इसी के लिए जो आइंस्टाइन थे उनके कलीग ने उनको कहा कि तुम अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखो। तो उन्होंने लेटर लिखा किसको, उस टाइम के प्रेसिडेंट कौन थे, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को। उन्होंने 2 अगस्त 1939 पे एक लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने उनको वार्न किया कि अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप exploded in a port might well destroyed the whole port together with the sum of the surrounding territories. उन्होंने उनको वार्न किया किसको, प्रेसिडेंट को, कि अगर एटॉमिक बम बना और बम बनने के बाद यूज़ हुआ तो वो आसपास के साथ साथ उस जगह को तो नष्ट कर ही देगा जहाँ यूज़ होगा, और उसके साथ साथ आसपास की कई जगह को वो नुकसान कर सकता है। His word did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. लेकिन उनके लेटर लिखने का कोई भी असर नहीं हुआ। किसका, आइंस्टाइन ने जो लेटर लिखा था प्रेसिडेंट को और जिसमें उन्होंने वार्न किया था कि ये बहुत नुकसान कर देगा, लेकिन प्रेसिडेंट ने उनकी बात को कोई भी महत्व नहीं दिया और अमेरिकन्स ने चुपचाप से एटॉमिक बम बनाया और लड़ाई के दौरान उन्होंने वो बम यूज़ भी किया। कहाँ किया, जापानीज सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी में यूज़ किया, और जिसके कारण वो दोनों की दोनों सिटीज़ बिल्कुल तबाह हो गई, क्योंकि अमेरिकन्स ने जो बॉम्ब गिराया था उसके कारण उसके आसपास की भी जो जगह थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन इन द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शंस। इस चीज़ का आइंस्टाइन को बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, वो बिल्कुल अंदर तक हिल गए। दिस टाइम ही रॉट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। और इस टाइम पे जो पहले उन्होंने प्रेसिडेंट को लिखा था, लेकिन इस बार उन्होंने यूनाइटेड नेशन को लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने क्या लिखा, इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट दिस मेड नो इम्पैक्ट। जैसे, लेकिन इसका भी जो लेटर उन्होंने यूनाइटेड नेशन को लिखा उसका भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, सेम रिजल्ट या कोई ध्यान नहीं दिया गया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गेट ever more involved in politics, agitating for an end to the arm build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. जब आइंस्टाइन ने देखा कि कोई भी असर नहीं हुआ, ना यूनाइटेड नेशन पे असर हुआ, ना प्रेसिडेंट पे असर हुआ, तो इस बीच में जो आइंस्टाइन थे उनका इन्वॉल्वमेंट किस में ज़्यादा हो गया, पॉलिटिक्स में हो गया। और इस अपने नाम को या अपने फेम को वो किस में यूज़ करते थे, विश्व शांति के लिए, ताकि वो कन्विंस करते थे देशों को कि ताकि वो लोग इस जो एटॉमिक बम ऐसे जो हथियार हैं वो ना बनाएं, ना डेवलप करें और विश्व में शांति बना के रखें। इस चीज़ के लिए वो काम किए। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius. उन्होंने विश्व शांति के लिए जो काम किया, इसके लिए उनको क्या बोला, क्या माना जाए, उनको क्या उपाधि दी गई, वर्ल्ड सिटीज़न की, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक देश या दो देश के लिए नहीं, उन्होंने पूरे विश्व की शांति के लिए सोचा, देखा कि उन्होंने समझाया लोगों को कि अगर आप यूज़ करोगे ऐसे एटॉमिक बम जैसे हथियार यूज़ करोगे तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और बहुत सारी तबाही आ जाएगी। इसीलिए उनको क्या एक उपाधि दी गई, वर्ल्ड सिटीज़न की, और साइंटिफिक जीनियस तो वो थे ही। ओके, सो हेयर वी एंड द वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इस वीडियो के। यू गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।